आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आज का मुद्दा में बात करेंगे मरकजी हुकूमत की जानिब से हज सब्सिडी को खत्म किए जाने को लेकर। मरकजी हुकूमत ने हज सब्सिडी पूरी तरह से खत्म कर दी है, यानी साल 2018 से ही हज पर कोई भी सब्सिडी मुसलमानों को नहीं दी जाएगी। मुस्लिम समाज में इसको लेकर मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो पैसा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता था, क्या अब वाकई में उसको मुस्लिम समाज की फलाह बहबूद में लगाया जाएगा। सवाल ये भी कि जो मुस्लिम गरीब हैं और जो हज पर इस तरह से नहीं जा सकते थे बगैर सब्सिडी के, क्या अब वो सब्सिडी नहीं मिलने के बाद अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर पाएंगे? क्या अब वो इस तरह से हज पर जा पाएंगे? क्या सब्सिडी खत्म करके बीजेपी हुकूमत मुस्लिम अपीजमेंट की सियासत को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है? चलिए इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो हज पर जाने वाले लोगों को इस साल से कोई रियायत नहीं मिलेगी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज ये ऐलान किया कि हज पर दी जाने वाली रियायत इस साल से खत्म हो गई है। सरकार की तरफ से क्या कहा गया है इस फैसले को लेकर, और अपीजमेंट के बगैर अक़लियतों को मजबूत करने के उसके एजेंडे का ही एक हिस्सा है। सरकार के फैसले से 1,75,000 आज़मीन हज मुतासिर होंगे। सालाना हज पर मिलने वाली सब्सिडी अब पूरी तरह खत्म कर दी गई है। ऐसे में इस साल आज़मीन बिना सब्सिडी के ही हज पर जाएंगे। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यह इत्तला देते हुए बताया कि हर साल सरकार की तरफ से हज सब्सिडी के तौर पर 700 करोड़ रुपए दिए जाते थे। नकवी ने इसके साथ ही बताया कि पिछले साल जहां 1.25 लाख मुस्लिम हज पर गए थे, वहीं इस बार 1,75,000 आज़मीन हज के सफर पर मक्का शरीफ जाएंगे। ये तादाद आजाद भारत की तारीख में सबसे ज्यादा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने साथ ही बताया कि हज सब्सिडी से बचने वाली रकम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों की तालीम पर खर्च की जाएगी। हज सब्सिडी 2018 के हज के बाद नहीं रहेगी, 2018 में के हज में नहीं रहेगी। और इस बार जो है वो खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा हज यात्री 1,75,000 हज यात्री हज करने के लिए जाएंगे। जो हज सब्सिडी थी, उस हज सब्सिडी का जो समाज के शैक्षणिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल होगा, खासतौर से लड़कियों, बच्चियों के, लड़कों, महिलाओं के शैक्षणिक एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो है वो जो शिक्षा के क्षेत्र में एक पिछड़ा हुआ है समाज, उस शिक्षा के क्षेत्र में उसको बराबरी का एहसास कराया जा सके, उसका सशक्तिकरण कराया जा सके। और इसलिए जो है वो हज सब्सिडी खत्म कर दी गई है। मुझे लगता है कि जब हम डेवलपमेंट विद डिग्निटी कहते हैं तो फिर हज विद डिग्निटी भी होना चाहिए। इसलिए जो है वो सब्सिडी जो है वो किसी मुसलमानों का कोई फायदा नहीं होता था, वो कुछ एजेंसियों का फायदा उससे होता था। हमने एम्बार्केशन पॉइंट के भी कई जो है वो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जहाँ से सस्ते दर से भी हज यात्रा पर लोग जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो आने वाले दिनों में हम पानी के जहाज से भी हज यात्रा शुरू कराएंगे। इससे पहले नए हज मंसूबे का मसौदा तैयार करने वाली कमेटी के सदर अफजल अमानुल्लाह ने 45 साल से कम उम्र की खवातीन को भी महरम के बगैर हज पर जाने की इजाजत देने का मशवरा दिया था, तो सरकार ने इस बार से 45 साल और इससे ज्यादा उम्र की खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की इजाजत दी थी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में मरकजी सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का हुक्म दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। मरकजी सरकार ने उससे पहले ही हज पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। जहां ज्यादातर मुस्लिम तंजीमों ने सरकार के इस कदम का इस्तकबाल किया है, तो वहीं मुस्लिम तबके के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार को हर तरह का टैक्स देते हैं, तो सरकार से सब्सिडी लेना हमारा
हक है। वाज़ेह रहे कि शरीयत के मुताबिक हज एक माली और जिस्मानी इबादत का नाम है। अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां अदा करने के बाद अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तभी हज पर जा सकते हैं। और इन सब के बीच सेकुलर सियासी जमातों ने हुकूमत के इस फैसले की खुलकर मुखालफत की है। सरकार के इस फैसले पर सियासी नजरिया कुछ भी हो, लेकिन ये बात भी सच है कि हज सब्सिडी को खत्म करने की मांग सबसे ज्यादा मुसलमानों के बीच से ही उठी। हालांकि एक मांग और बहुत ज्यादा उठती रही, वो ये कि हज की यात्रा के लिए ग्लोबल टेंडर कराया जाए और जो भी फ्लाइट सस्ती हो उसी से हज यात्रा मुकम्मल कराई जाए, लेकिन इस मांग पर कभी गौर नहीं किया गया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। और अब ये देख लेते हैं कि इस पर क्या क्या रिएक्शंस लोगों के सामने आए हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। 6 से इस बात का पार्लियामेंट में मुतालबा कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं कि हज सब्सिडी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये हज सब्सिडी मुसलमानों के नाम पर एयर इंडिया को दी जा रही थी। ये 2006 से मैं हर बजट स्पीच में अपने इस बात का मुतालबा कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सरकार ने जस्टिस आफ्ताब आलम की खंडपीठ का जो निर्णय है उसको लागू किया है, वो पूरा दूसरा विभाग जो है इस पैसे को अल्पसंख्यकों के एजुकेशन के लिए, जो गरीब हैं, जो यतीम हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए और एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने में ये पैसा लगाएंगे। गलत फैसला है, लेकिन देर से है। उम्मीद ये करते थे हम जैसे ही मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ये काम वैसे ही हो जाएगा। अब 4 लाख में जो खजाने का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मेरे ख्याल से उन हाजियों से होना चाहिए जो हज कर चुके हैं। ये पैसा उनसे लेना चाहिए, क्योंकि देश का खजाना सिर्फ हाजियों की वजह से ही लूटा जा रहा था। तो यानी कि 2018 में जो मुसलमान हज पर जाना चाहते हैं, अब उनको सरकार की तरफ से हज सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सरकार ने एक बार में पूरी हज सब्सिडी को खत्म कर दिया। हालांकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि हज सब्सिडी को खत्म किया जाए, लेकिन यह कहा गया था कि धीरे धीरे करके खत्म किया जाए 2022 तक। लेकिन हुकूमत ने एकदम से इसको खत्म कर दिया है। उसको लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से अलग अलग तरह के रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, जो कि मेंबर हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अजय उपाध्याय, जो कि सियासी तज्जियाकार हैं। इसके साथ ही राजकुमार भाटी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। और बीजेपी से भी हमारे साथ महेश वर्मा जुड़ेंगे कुछ ही देर में। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। और एजाज साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। मिला जुला रिएक्शन जो मुस्लिम समाज की तरफ से देखने को मिल रहा है, लगातार ये कहा जा रहा है, पार्टियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है जो इसके फेवर में है, कि दरअसल ये फायदा जो है वो मुस्लिम समाज को न होकर एयर इंडिया को हो रहा था। और अब जब ये सब्सिडी ले ली गई है तो अब ऐसे में सब्सिडी खत्म होने के बाद अब फायदा जो है वो सीधे तौर पर एयर इंडिया को नहीं होगा। अगर टेंडरिंग कराई जाती है तो ये फायदा मुस्लिम समाज को होगा। आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, हज सब्सिडी के नाम पर हमेशा मुसलमानों के साथ फराड किया गया, धोखा किया गया। ये बहुत बड़ा फराड था। ये सब्सिडी कुछ नहीं थी मुसलमानों के लिए, और ये कोई नई बात नहीं है। आज जो बाज़ाब्ता ये ऐलान कर रहे हैं, असल में बीजेपी के साथ एक परेशानी ये भी है कि हर पुरानी बातों को ले लेकर के उखाड़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो आज ही कुछ नया इनकलाब पैदा कर दिए हों। ये 2012 का ये फैसला है और कहा है कि 10 सालों में इसको धीरे धीरे खत्म किया जाए ताकि हाजियों पर बिल्कुल बोझ न पड़े। कांग्रेस को 2 साल मिले थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। नहीं, ये सिलसिला शुरू हो गया था, कुछ न कुछ ये नहीं है कि ये 2018 में पूरे के पूरे सब्सिडी खत्म किए जा रहे हैं। ये कहा गया था कि धीरे धीरे करके धीरे धीरे हुए भी है, कुछ धीरे धीरे पहले भी कुछ कम हुए हैं और उसको जो है अभी 18 में बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। यह मुसलमानों का पहले ही से मुतालबा था कि उसको खत्म कर दीजिए। लेकिन मसला यहाँ पर हज सब्सिडी को खत्म करना नहीं है। हज सब्सिडी के नाम पर मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था और मुसलमानों के साथ जिस तरीके से लूट और खसूट का बाजार गर्म किया जा रहा है, हज हाजियों को लूटा जा रहा है, ये लूट भी खत्म होनी चाहिए। आपको याद होगा
कि सिर्फ हज के नाम पर ये तकरीबन इस वक्त 2.25 लाख 2.5 लाख रुपए जनरली ले रहे हैं एक हाजी से। अब ये 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। उससे पहले जो सब्सिडी दिया गया था किराए के नाम पर एयर इंडिया को दिया गया था, किराया में आमतौर से जो यहाँ से गल्फ लोग जाते हैं तो 25 से 30 हजार रुपए आने जाने का टिकट बनता है। आज भी की डेट में आप नेट पर सर्च करें 25 हजार का टिकट आने जाने का मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 30 हजार का, उससे ज्यादा 35 हजार का टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये लोग हाजियों को जो टिकट देते हैं आने जाने का वो देते हैं 65 हजार का, 70 हजार का। उसमें एयर इंडिया की ये उज्र पेश कर रही थी कि हम वापसी वहां से खाली आते हैं जब लेकर के जाते हैं तो इसलिए हमें 4 ट्रिप का किराया दिया जाए। अब जाहिर है कि ये हाजियों पर दुश्वार होता, तो इसलिए सरकार ने ऐसा किया था कि हाजी जो 35-40 हजार रुपया किराया हाजियों से लिया जा रहा था और बकिया किराया एयर इंडिया का जो बकिया किराया है वो सब्सिडी के नाम पर दिया जा रहा था, तो वो एयर इंडिया को दिया। तो दरअसल सब्सिडी नाम की कोई चीज वैसे मुसलमानों को थी ही नहीं। अब ये क्या करेंगे कि ये किराया जो है चौतरफा एयर इंडिया को नुकसान में तो जाने नहीं देंगे। तो अब जो अभी भी जो ये किराया वसूल है ये 65-70 हजार रुपए हाजियों से किराए के नाम पर वसूल है। दुनिया का कौन सा जो है ये इंसाफ इस बात की इजाजत देगा कि एक किराया जो 20 हजार 25 हजार 30 हजार बनता है आप किसी हाजी से 65 हजार और 70 हजार किराया लें। उसके लिए हम लोगों का डिमांड ये था कि ओपन ग्लोबल टेंडर किया जाए, ओपन टेंडर किया जाए। ये क्यों बंदिश होगी कि हम एयर इंडिया के साथ जाए? ये तो ऐसा जुल्म है कि भाई ये आपको ये मजबूर किया जा रहा है कि आपको इसी होटल में खाना खाना है और हम ये खाना आपको जो है ना 10 हजार का खिलाएंगे, 5 हजार का खिलाएंगे। ये मजबूर करना हुआ, आपको इसी फ्लाइट से सफर करना है और ये सफर हम आपको 1 लाख रुपए का कराएंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। ये क्या इंसाफ है? ये क्या? ये मैं समझता हूँ कि कहीं का साहब आपको नहीं लग रहा कि इंतजार करना चाहिए, अभी देखना चाहिए? अभी सिर्फ सब्सिडी हटाई गई है, हो सकता है कि इस तरह की बात भी सामने आए, क्योंकि जब हमने मुख्तार अब्बास नकवी को सुना तो उन्होंने ये कहा था कि जो ये सवाल पूछा गया जो गरीब मुसलमान है वो अगर सब्सिडी हटा ली गई तो अब वो किस तरह से जाएंगे हज पर। तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर भी प्रोविजंस किए जाएंगे। तो क्या इंतजार नहीं करना चाहिए? हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की कोई देखिए उसमें हज में जो है गरीब और अमीर का कोई मतलब ही नहीं है। हज तो फर्जी है उस पर जिसके अंदर इस्तेताअत है। अब सरकार 2.5 लाख के अगर 5 लाख भी वसूलेगी, जबरन वसूलेगी, वो टैक्स भी लगा दे, फिर भी जाने वाले जो जिसको 5 लाख रुपया होगा वो जाएंगे, जिसको नहीं होगा नहीं जाएंगे। ये तो सरकार जुल्म और जबर कर रही है कि इतने पैसे वसूल रही है। नॉर्मली हज पर आने जाने का किराया जो खर्च होना चाहिए 50, 60, 70 हजार रुपए जो है बहुत हो गए एक हाजी से वसूलना। ये लेकिन ये 2.5 लाख रुपए अलग अलग नामों से, इंश्योरेंस के नाम से, तो इस नाम से, तो उस नाम से वसूल रही है। गवर्नमेंट किस तरीके से हाजियों को लूट रही है, असल उस पर काम करने की जरूरत है। ये सब्सिडी क्या चीज थी? तो ये तो धोखाधड़ उतना ही नहीं। मुस्लिम समाज की तरफ से आवाजें उठ रही थी कि सब्सिडी को खत्म किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2012 में कि धीरे धीरे करके इस सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। अब हुकूमत ने सब्सिडी को खत्म कर दिया है, क्या मुस्लिम समाज अब इसका इस्तकबाल करेगा? देखिए न, मुस्लिम समाज के मुतालबे पर जो है सब्सिडी दी जा रही थी और मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि खत्म नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने आपके चैनल पे यहीं पे ये कहा था कि आप जो है बहुत जो है इंतजार मत कीजिए, अभी इसको खत्म कीजिए। मुसलमानों पे एहसान जतलाने की जरूरत नहीं है। जो एयर इंडिया का खसारा था उसको पूरा करने के लिए आप मुसलमानों का जो है नाम लेते हैं। और ये हुकूमत जो है वो सेकुलर हुकूमत है। सेकुलर हुकूमत का कोई जो है वो धर्म मजहब नहीं होता है, सब धर्मों का उसको ख्याल लिहाज रखना है। तो आप जो भी जो मजहबी काम है उसको जो है वो पूरा कराने के लिए सरकार की मदद की कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ जो है वो सिक्योरिटी जो है वो फराहम कीजिए, बस ये है। चाहे किसी का मामला हो, धार्मिक और मजहबी मामले को जो है वो कराने के लिए जो है लेकिन अगर नुमानी साहब अगर ये कहा जा रहा है कि जो पैसा सब्सिडी के नाम पर दिया जाता था हज सब्सिडी के नाम पर, अब उस पैसे को मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, मुस्लिम खवातीन जो हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी तालीम के लिए खर्च किया जाएगा, तो ये तो एक बेहतर कदम है। नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया था जी उसी को ही आगे बढ़ाया गया है। उसमें ये बात है कि ये जो सब्सिडी से जो पैसा बचेगा वो उसी जो है समुदाय और जो है वो कम्युनिटी पे जो है वो खर्च होना चाहिए। तो चाहे वो तालीम का मामला हो या जो है रोटी कपड़ा मकान रोजगार जो भी जो है, आप अगर उसको जो है बामुख्तार बनाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, बाख्तियार बनाने के लिए किसी कम्युनिटी को, तो ये सारी चीजें जो है अवामी मफाद में आती है। इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना नहीं है। आप पढ़ाइए लिखाइए, उसको जो है बाख्तियार बनाइए और जो है बेरोजगारी को दूर कीजिए, सड़क में लगाइए। तो जो अवामी मफाद में है सबके लिए है, उसमें जो है वो सरकार का पैसा जो है खर्च होना चाहिए। किसी जो है खास जो है वो कम्युनिटी के लिए नहीं। ये तो हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, सबको खत्म कीजिए। आप जो है जो भी आप जो है
मजहबी कामों पर जो है आप खर्च करते हैं वो बंद करें। सरकार जो है वो काम करे जो सबके हित में है, सबके मफाद में है। जी, और इसी बीच हज सब्सिडी को खत्म करने को लेकर बड़ा जो फैसला आया है उसे हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इसकी मुखालफत की है। हज कमेटी के चेयरमैन महबूब अली कैसर ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि 2022 तक खत्म होनी चाहिए थी सब्सिडी। अक़लियती उमूर के वजीर पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि नकवी ने वादा नहीं निभाया है। कमेटी से ये वादा किया गया था, कमेटी की अगली मीटिंग में अब इन बातों को रखेंगे। ये वादा किया गया था कि 2022 तक इस सब्सिडी को खत्म किया जाएगा, लेकिन वादा खिलाफी की गई है और उससे पहले ही इस सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है और ये कहा गया है कि अगली मीटिंग में अब इस बात को रखा जाएगा। सरकार ने आज ऐलान कर दिया कि हज सब्सिडी को खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन महबूब अली कैसर साहब मौजूद है। सर, किस तरह की आपको भी जानकारी पहले से थी या बातचीत हुई थी मुख्तार अब्बास नकवी के साथ या मंत्रालय के लोगों के साथ? क्या आपको जानकारी थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक कहा था। इसके साथ साथ जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें भी ये था कि धीरे धीरे इसको खत्म किया जाएगा। अचानक फैसला। देखिए, 2-3 मीटिंग कबल जब ऑनरेबल मिनिस्टर नकवी साहब आए थे तो उस टाइम में भी जब रिव्यू कमेटी की बैठक में हम लोगों ने रिव्यू जो कमेटी का रिपोर्ट था उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें नकवी साहब भी थे और इस पर डिस्कशन हुआ कि सब्सिडी एक बार ख़त्म किया जाए कि नहीं। तो रिव्यू कमेटी में था कि ग्रेजुअली ख़त्म किया जाए और हम लोगों ने भी गवर्नमेंट को ऑनरेबल मिनिस्टर को लिखा था कि इसको ग्रेजुअली ख़त्म करना चाहिए 2022 तक का, क्योंकि मोहलत दिया है सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, तो 2022 में इसको ख़त्म किया जाए। फ़िलहाल इसको रखा जाए और ऑनरेबल मिनिस्टर भी इस पक्ष में थे। उन्होंने कहा था कि हम सरकार में रखेंगे लेकिन ये ख़त्म हो जाएगा इस बार के 2022 तक का, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो उनका कुछ इंडिकेशन था उस टाइम में कि ये मुश्किल है। सरकार ने कंफर्म नहीं था, मुतमईन थे आपकी बातों से? 100% कंफर्म हम लोग नहीं थे, लेकिन 90% हम लोग जानते थे कि ख़त्म है। उसी हिसाब से हम लोगों ने इस बार के जो बजट या जो प्रोजेक्शंस हैं कि कैसे हज होगा, उसी हिसाब से हम लोगों ने बनाया था। अच्छा, अभी टेंडर भी होने हैं और एक मांग उठ रही है कि ग्लोबल टेंडर इस बार कम से कम या सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि अगर एयर इंडिया को या सऊदी एयरलाइंस को ही फ़ायदा पहुंचाना है, इस सब्सिडी का भी फ़ायदा उसको ही पहुंच रहा था, तो फिर हाजियों की जो परेशानी या उनके जो किराए के पैसे बढ़ते हैं उसको कौन सोचेगा? देखिए, हाजियों के जो एयर फेयर है वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो मेजर एम्बार्केशन पॉइंट्स हैं वहाँ से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हज सब्सिडी जो एयर फेयर में मिलता था, ये छोटे छोटे जो एम्बार्केशन पॉइंट्स है उनको ही मेनली सब्सिडी का फ़ायदा मिलता था। इस जानिब सोच भी रहे हैं कि आप लोग या हज कमेटी सोच रही है कि ग्लोबल टेंडर कराए जाएंगे? देखिए, ग्लोबल टेंडर के हम लोग फेवर में हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के बीच एग्रीमेंट है, तो सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट को भी ऑन बोर्ड लेकर के उनके साथ उनको राजी करके करना है। कहीं ना कहीं से ये इस बार भी हम लोग जो गए थे तो एम्बेसडर से हम लोगों ने पूछा था कि भाई ग्लोबल टेंडर के बारे में बातचीत हुई कि नहीं, तो बोले कि बहुत सऊदी गवर्नमेंट जो है बहुत इसमें फोर्थ कमिंग नहीं है कि इसको किया जाए। तो ये जब तक दोनों गवर्नमेंट के बीच में दोनों गवर्नमेंट राजी नहीं होती, एग्रीमेंट नहीं होता, तब तक मुश्किल है। सवाल ये कि 20 जनवरी को जो मीटिंग होनी है, अगर उसमें जो मेंबर है वो अपोज करते हैं इसको लेकर और मुल्क भर से अलग अलग प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर आती है, तो क्या इस सिलसिले में हुकूमत से बात भी कर सकती है क्या हज कमेटी ऑफ इंडिया? देखिए, इससे पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें भी इंडिकेशन जैसे हमने बताया कि था कि ख़त्म हो जाएगा सब्सिडी इसी बार। तो हम लोगों ने ऑनरेबल मिनिस्टर से गुजारिश की थी कि इसको सरकार को, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था हम लोग को कि सरकार को हम भी लिखेंगे, लेकिन वो भी बहुत मुतमईन नहीं थे कि ये होगा। और मेरे ख्याल में उन्होंने सरकार से ज़रूर रिक्वेस्ट किया होगा। उन्होंने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिख करके हम भी गुजारिश करेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ, तो ये हम लोग को इंडिकेशन था कि ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया बात करने के लिए।
तो आपने सुना कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुखालफत की। उन्होंने ये कहा है कि इसको धीरे धीरे खत्म किया जाना था, लेकिन जिस तरह से एक बार में इसे खत्म किया गया है तो एक तरह से वादा खिलाफी की गई है। राजकुमार भाटी साहब, ये बताइए कि इतनी जल्दबाजी में क्यों दिख रही है हुकूमत? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट की माने तो उसका ये कहना था कि धीरे धीरे सब्सिडी को खत्म किया जाना था, 2022 तक इसको खत्म किया जाना था। एक तरह से एक बार में इसको खत्म किया गया है। उससे पहले लगी रहा है कि तैयारियां भी उस तरह से नहीं की गई हैं, क्योंकि अगर सब्सिडी ली गई है तो और अगर अभी भी कैद है कि एयर इंडिया से ही हाजी जाएंगे, तो ऐसे में जो सारा भार है वो तो फिर से हाजियों पर ही पड़ने वाला है, मुसलमानों पर ही पड़ने वाला है। नहीं, देखिए, मुसलमानों से संबंधित सभी मामलों में सरकार को जल्दबाजी है। मुसलमानों को जल्दी से जल्दी उद्धार करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मुसलमानों को विकास की दौड़ में आगे लाना चाहती है, उनकी बड़ी चिंता है इन्हें। और जहां तक हज सब्सिडी का सवाल है, अभी हमारे दोनों मौलानाओं ने कहा और बाकी लोगों ने पहले से भी ये बात आती रही है कि हज सब्सिडी से फायदा हाजियों को नहीं है, एयर इंडिया को हो रहा था जी। तो इस पे तो कोई ज्यादा आपत्ति किसी को है नहीं। और मैं समझता हूं, जो मेरा थोड़ा बहुत अध्ययन है, कि अगर ये एयर इंडिया की मोनोपोली खत्म करके और ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए एक खुला कंपटीशन किया जाए और उन एयरवेज को सबको शामिल करके सस्ती से सस्ती फ्लाइट हाजियों को मुहैया कराई जाए, तो मैं समझता हूँ सब्सिडी खत्म होने के बाद भी उन्हें सस्ती पड़ेंगे, हज पर जाना सस्ता पड़ेगा जी। तो इसमें बहुत ज्यादा आपत्ति तो नहीं है। लेकिन जहां तक बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की मुसलमानों के प्रति प्रेम का जो इजहार है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट निकाल लें और उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कोई प्लान बनाए। मोदी जी के पास ज्यादा समय है भी नहीं, 1 साल का समय उनके पास है, तो एक साल में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को निकालें और उसे लागू करें और मुस्लिम बच्चों की शिक्षा का, नौकरी का, रोजगार की व्यवस्था करें। और ये हज सब्सिडी से जो पैसा बचेगा, इसको भी ठीक से मुसलमान बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया जाए, इसमें भी कोई घाल घपेल न किया जाए, ये भी मेरा निवेदन होगा जी। अजय जी, क्या आपको लग रहा है कि जो कहा जा रहा है, क्या वो वाकई में पॉसिबल होगा? क्या वो हम प्रैक्टिकली होता हुआ देखेंगे कि जो पैसा सब्सिडी पर खर्च होता था, वाकई में वो पैसा मुस्लिम खवातीन के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनकी तालीम के लिए लगाया जाएगा? क्या वाकई में लग रहा है कि नीयत उतनी साफ है जितनी सामने नजर आ रही है? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक वर्डिक्ट भी है और इसके बिहाफ पर इसको आगे बढ़ाना है। मुस्लिम खवातीन के तालीम के लिए निश्चित तौर पे ये पूरी जो सब्सिडी का जो भी रकम है, लगभग 700 करोड़ रुपए का है, ये लगाना चाहिए। और इस पे मुझे लगता है कि सरकार को एक कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें जैसे महमूद अली कैसर साहब अभी बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए और भी मुस्लिम समाज के जो नुमाइंदे हैं उनको भी इसमें साथ लगाना चाहिए। मेरा मुद्दा क्या इसके जरिए जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स लगातार होती रही है और खासतौर पर कांग्रेस को लेकर इस पर लगातार इल्जाम लगते रहे हैं, क्या वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये जो प्रयास है 2012 में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद 2022 तक धीरे धीरे इस सब्सिडी को खत्म करने की बात सभी लोग स्वीकार रहे हैं। मुझे लगता है मुस्लिम समाज के लोग भी स्वीकार रहे हैं। बात यहाँ वो नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो सियासत है, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी मदरसे में शिक्षा पर आतंकवादी बात, और अब जाकर के हज सब्सिडी की बात। बहुत अच्छी बात है, यदि आप सुधार, आपकी नीयत ठीक हो और आप सुधार करना चाहते हैं किसी एक समाज के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या आपके एजेंडे सिर्फ यहीं तक सीमित रहने चाहिए? आज लाखों करोड़ बेरोजगार लोग मुसलमानों के अंदर भी जी रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा आज भी मुसलमानों के अंदर उतनी अच्छी नहीं है। आज भी वहां उनको शिक्षा के साथ साथ नौकरी की तलाश है, स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर सरकार को क्या कोई काम नहीं करना चाहिए? सिर्फ आप उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इमोशनल है, जिसके कारण या तो हिंदू समाज में यह मैसेज जा रहा है कि बहुत अच्छा किया, और कहीं ना कहीं एक संवेदना के धरातल पर जो तार है, उस तार को आप कहीं ना कहीं झकझोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ये यदि सब्सिडी हटी है, मुस्लिम समाज के भी नुमाइंदे यहाँ हैं, वो लोग भी मान रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या जो हजी जा रहे हैं, जो 2-2 लाख रुपए, दो तरह के वहां पे जाने वाले लोग हैं, एक तो ग्रीन कैटेगरी में जाते हैं, दूसरा अलजेजिया कैटेगरी में जाते हैं। ग्रीन कैटेगरी वाले को कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए वहां खर्च करने पड़ते हैं। क्यों नहीं सरकार ऐसा कोई प्रबंध कर रही है जिससे कि उनके वाजिब खर्च, जो बेवजह वहां खर्च ज्यादा करने पड़ जाते हैं, होटलों में एक लिमिटेशन है कि उसी में उनको रहना है, वो 14 दिन रहना है, 14 दिन के बदले वो 8 दिन में उसको कर सकते हैं अपने धार्मिक आस्था का। जो पाबंदियां लगाई गई, पाबंदियों को हटाया जाए और लगातार उनको रोका जाए, सही दिशा में सुधार, टेंडरिंग है वो कराई जाए, ग्लोबल टेंडरिंग होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, ताकि एयर इंडिया की जो पाबंदी है, जो कैद है, उसको खत्म किया जाए, ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी एयरलाइंस को चुन सके। और जो एयरलाइंस, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद में हाजी लगातार जाते
जाते हैं, हर साल जाते हैं, ऐसे में अगर ग्लोबल टेंडरिंग कराई जाएगी तो इसका फायदा सीधे तौर पर उन हाजियों को, उन मुसलमानों को होगा। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है और लगातार हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने हज सब्सिडी को एक बार में खत्म कर दिया है, यानी कि 2018 से अगर मुसलमान कोई भी हज के लिए जाना चाहेगा तो अब उसको सब्सिडी मरकजी हुकूमत की तरफ से नहीं दी जाएगी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए और फिलहाल हमारे साथ महेश वर्मा साहब बीजेपी के दिल्ली मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो भी जुड़ गए हैं। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। तमाम लोगों से मैंने सवाल पूछ लिए। महेश जी, आपका ही इंतजार हो रहा था। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि धीरे धीरे करके सब्सिडी को खत्म किया जाएगा, 2018 से शुरुआत की जाएगी, 2012 में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 2022 तक इस सब्सिडी को खत्म किया जाना था। आखिर इतनी जल्दबाजी में, इतने आनन फानन में इसको एकदम से क्यों खत्म किया गया? मैम, ये आनन फानन में कोई चीज खत्म नहीं हुआ। ये तो 2012 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया और फैसले का जो दो कारण बताया, वो इस्लामिक रीजन दिया, ठीक है ना। उसने कहा कि जो भी सब्सिडी दी जाती है वो इस्लाम में इस तरह से सब्सिडी पे हज करना जायज नहीं माना जाता है, एक बात। दूसरी बात कि सरकार जो भी ये 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया जी, और 2012 में इस चीज के लिए कोर्ट ने दूसरी बात ये कही कि भाई ये जो चीजें हैं इसका कहीं अगर इस माइनॉरिटीज के या मुस्लिम तबके के ऊपर, उनके किसी डेवलपमेंट के ऊपर, उनके शिक्षा के ऊपर या उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर उनको स्किल करने में उनको खर्च किया जाए तो ये ज्यादा वाजिब होगा, बजाय कि इस तरह से आप जो हज के ऊपर दे रहे हैं वो आप इस्लामिक हज यात्रा पे आप जा रहे हैं और उसको आप खैरात की चीजों पे जा रहे हैं तो वो वाजिब नहीं है, उसको गैर वाजिब मानते हुए इस्लामिक दृष्टि से। लेकिन ये भी और उसको ये सुन लीजिए, और उसके बाद जी, लेकिन अगर एक मुसलमान अगर इसी मुल्क में रहता है, यहाँ पर टैक्स पे करता है, यहाँ यहीं पढ़ता है, हर चीज वो यहीं पे करता है, यहाँ का बाशिंदा है, तो अगर उसे हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है तो उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए। हालांकि मुसलमान सवाल नहीं उठाए, हमने कभी भी सवाल नहीं उठाया। हम तो कहते हैं कि आज की डेट में अच्छा होता कि इसकी डिमांड जो है कांग्रेस है या जो तंजीम है, मुस्लिम तंजीम है, उनकी तरफ से ही आता है कि साहब ये हज पे इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जो चीज गैर वाजिब बता दिया हो, जस्टिस आफ्ताब आलम ने जो चीज कहा, वो भी एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर माने जाते रहे हैं और एक जज के अलावा। लेकिन अब ये बताइए कि अब सवाल ये उठता है कि अगर यही कहते कि साहब जो हज की सब्सिडी वो खत्म करके ये हज के जो पैसे हैं, काश ये कांग्रेस कह पाती, काश और ये जो तंजीम बनाए लोग, ये जो पैरवीकार हैं, ये कहते हैं कि हमारी ये मुस्लिम लड़कियां हैं, औरतें हैं, महेश जी, कांग्रेस की तरफ से भी उन 2 सालों में जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, धीरे धीरे इसको खत्म किया गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा था। आज इनके जो सबसे बड़े लंबरदार हैं ना, उवैसी साहब, असुद्दीन उवैसी जो हैदराबाद से MP रहे, इनके फादर, 2012 में जब ये आया तो उनका ये कहना था, इस पे उनका रिएक्शन था कि ये बहुत अच्छा है जजमेंट, और ये जो हज के पैसे हैं ये माइनॉरिटीज के, मुसलमान भाइयों के, लड़कियों के तालीम पे खर्चे होने चाहिए, ये उनके तरक्की में इन पैसों को लगाना चाहिए। अच्छा चलिए महेश साहब, अभी बताइए, सुनिए, 2012 से हम 2017 में 2018 में पहुंच गए, किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि साहब ऐसा कर दीजिए, कोर्ट का ये ऑर्डर था, आप लोगों ने इसमें किसी भी तरह से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जी। लेकिन अगर हमने आज ये किया तो हमें खुशी होती है, हमें खुशी होती है इस बात की, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन महेश जी मुझे ये बताइए कि क्या इसको लेकर तैयारियां की गई थी, क्या बीजेपी हुकूमत की तरफ से इसको लेकर तैयारियां की गई थी कि अब जबकि सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो क्या अब इसकी ग्लोबल टेंडरिंग करवाई जाएगी, क्या एयर इंडिया की जो कैद है उसको खत्म किया जाएगा? क्योंकि सवाल अब ये लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि अगर एयर इंडिया की कैद को खत्म किया जाता है तभी फायदा मुसलमानों को होगा इसका। देखिए, एयर इंडिया का या जो भी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, जो भी मैकेनिज्म बनाया गया होगा, और निश्चित रूप से उसको सब चीज सोच समझ के ही सरकार कोई काम करती है। ऐसा नहीं है कि हज यात्री जो हज पे जा रहे हैं वो एक इंडियन है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि वो अच्छे से उनकी यात्रा हो,
एक तीर्थ यात्रा पे अगर कोई आदमी जा रहा है तो अच्छी चीजों के लिए जा रहा है। हम उस चीज में कहीं भी किसी भी तरह से उसकी जो एक तैयारी है या उसकी जो एक मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं है कि सरकार कोई सब्सिडी अगर खत्म कर दी तो उसकी वजह से कोई सारा सिस्टम जो है कलप्स कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें तो सिर्फ ये था कि भाई जो पैसे होते थे उसके मैक्सिमम पैसे गवर्नमेंट दे देती थी जी। और ये एक पॉलिटिकल मतलब एजेंडा था कांग्रेस का कि भाई मुसलमानों को खुश करो इसके नाते और उनका वोट लो। यही करते करते वो पिछले 70 साल से मुसलमानों का वोट लेती रही और उनको जो है, आप ये देखिए आज भी मैं पढ़ रहा था आपके कई मुस्लिम लीडर्स के ये कंसर्न है कि आज देखिए अर्बन एरिया में इनकी इलिटरेसी 45% पे है, इनके मतलब इनकी पॉवर्टी 37% पे है। महेश जी बताइए, सबसे ज्यादा अगर पिछड़ापन है आपको इतना तो हमारा दर्द बीजेपी को इतनी हमारा दर्द हिंदू और मुसलमान को लेकर नहीं है। मैं खुश हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि क्या 3 तलाक, हज सब्सिडी खत्म करने और तमाम इस तरह के मुद्दों को खत्म करके क्या वाकई में अब बीजेपी हुकूमत जो है, जो सब्सिडी का पैसा है, क्या वाकई में वो अब मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए, मुस्लिम लड़कियों की तालीम के लिए क्या वाकई में खर्च किया जाएगा? क्या अब उसको लेकर अलग से कोई पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि भाई अब जो ये पैसा है अब हम इस तरह से खर्च करेंगे? क्या इसको लेके कुछ कोई रोड मैप बनाया गया है? नेचुरली उसको हमारे मंत्री महोदय ने भी, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने भी ये बात कही है जी। और हमारी जो मतलब कोशिश यही होगी कि जो भी सब्सिडी के पैसे हैं इसको विधिवत जो है इसका ऐसा इस्तेमाल किया जाए ताकि हम उस सेक्शन को, उस सेक्टर को एम्पावर्ड करें जो अभी तक डिप्राइव है, जो वंचित है। तो एजाज साहब, ऐसे में तो आपको इस्तकबाल करना चाहिए। मुझे हैरत होती है कि ये सरकार ऐसे ऐसी बातें करती है ना कि अगर देखा जाए तो गनीज बुक में शायद झूठ बोलने में और जुमलाबाजी में सरकार का नाम आ जाएगा जी। इस तरह से ये, अब मैंने पहले शुरुआत ही अपनी इस बात से की थी कि इसमें आज जो बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया जा रहा है, इसमें नया क्या कर रहे हैं? ये 2012 का फैसला है और उसमें कहा गया है कि इंस्टॉलमेंट में इसको खत्म करने के लिए। क्या पिछले साल हज में कुछ एक इंस्टॉल कम नहीं किया गया था सब्सिडी का? इन्फॉर्मेशन है किसी को? पिछले साल भी कम किया गया था, उससे पहले भी कम किया गया है। इसमें नया क्या है? आज 2018 में क्या नया कर दिया है? लगातार 2012 से ही खत्म किया जा रहा है प्रोसेस में, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन। आज ना कल या परसों तो खत्म होना ही था, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा करके खत्म होना था, वो खत्म हो गया। अब उसको इस तरह से इश्यू बना करके तमाम कहा जा रहा है कि तमाम मीडिया में उस पर डिबेट, और ये ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। सरकार इतना स्ट्रॉन्ग लेना चाहती थी मैसेज करके, तो 2014 में ही खत्म कर देती पूरी तरह से। शिक्षा की बातें करती है, आज 2018 में क्यों नौबत आ गई? एक मिनट में इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँ। ये जो कह रहे हैं कि जो भी सब्सिडी के पैसे बचेंगे शिक्षा पर खर्च करेंगे, आज भी HRD मिनिस्ट्री में मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 100 करोड़ का बजट रखा हुआ है, जिसमें 100 रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं, दखलवा लीजिए, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। 4 साल में 100 रुपए नहीं खर्च हुए हैं। 100 करोड़ के बजट HRD मिनिस्ट्री में रखी हुई है। HRD मिनिस्ट्री में नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटी अफेयर, माइनॉरिटी एजुकेशन कमेटी बनी थी पिछली बार। वो कमेटी की फाइल आज भी वैसी जमी हुई है, उसको अभी तक पलट करके नहीं देखा गया। मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर SPQM की एक कमेटी बनी थी पिछली सरकार में, उसकी फाइल को आज तक नहीं खोला गया। 4 साल तक वैसी दबा करके रखा गया और कभी कोई काम नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई। ये सब चीजें जो है बिल्कुल ओपन किताब है, सब जानते हैं। ये लोग जो मुसलमानों की तालीम की बात करेंगे, मुसलमानों की फलाह की बात करेंगे। अरे जो पिछले बुखार है, मुझे खांसी है, मुझे जुकाम है, चलने दे दीजिए। मुझे जुकाम है, मुझे डॉक्टर आके मुझे, जब मैं कुछ भी नहीं बताऊं, मैं कुछ भी नहीं कहूं, मेरा कोई काम नहीं है। इनकी सिर्फ ये ड्यूटी है कि बीजेपी के नाम से गाली देना। नहीं, आप बीजेपी का मतलब ये यही समझते हैं बीजेपी अच्छा भी काम करे। अरे भाई कुप्रथा, आप सोचिए, आप सुनिए मौलाना साहब, एक बात मैं आपको कहूंगा, आपको अच्छा लगे तो आप कहिएगा कि ये ठीक बात है। बताइए हिंदुओं में भी बहुत सारी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विवाह था। अरे सुनिए, दहेज लेने में आज भी आप लोग कितना चिक्खम चिल्लम किए हैं कि 3 साल की सजा, 3 साल की सजा को आपने किस तरह से लोगों को लेकिन अगर आप वाकई सिंसियर हैं, अगर आप वाकई सिंसियर हैं और बिल्कुल आप जो यहाँ बैठकर इतना बैठ के आप लफाजी कर रहे हैं कौम के लिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं दिया गया, की बात, मैं एक आपने कभी
अगर आप सबका साथ सबका विकास या बराबरी चाहते हैं, आदमी से समझने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है। कह सकते हैं कि 100 करोड़ का फंड में साहब ने बहुत अच्छी बात नहीं खर्चा हुआ। एक बात उसी को आप आगे बढ़ा दीजिए कहने का भाई। अरे कोई भी धार्मिक बीजेपी को बदनाम करने का यही एजेंडा है। ये ऐलान कर दीजिए, कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज में एक सिंगल रुपया खर्च नहीं करेगी सरकार। ऐलान कर दीजिए आप। हम बिल्कुल कि आप एक आदमी मौलाना के नाम पर आप राम मंदिर के नाम पर राम का स्टैचू बनाने को 100 करोड़ रुपए सरकार के खजाने से उठाया हुआ है। ये कहाँ का हिसाब है भाई? आप लोग इस कौम की भलाई के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। आपने किसी ने कहा ये कोई हज सब्सिडी को खत्म करिए और इस पैसे को जो है हमारे मुल्क के बच्चे महेश जी, ये मुस्लिम तंजीमों की तरफ से ये आवाज उठाई गई थी। ये कहा गया था कि इसको खत्म किया जाए। हाँ, ये कहा गया था कि इसको खत्म किया जाए क्योंकि सीधे तौर पर फायदा पहले से कह रहे हैं हम। 1954 से लेके और 2012 से गैर इस्लामिक काम जो है कांग्रेस करती रही। उसका हिस्सा नहीं है। अरे साहब, जस्टिस आफ्ताब आलम को ये क्लियर मैं पढ़ के सुना चाह रहा हूँ कि 2000 महेश जी, ये क्या कहते हैं? पूछना चाहता हूँ ये हिस्सा नहीं है महेश जी, आपकी सरकार 2000 से लेकर मुनानी साहब बड़ी लंबी बातें हो गई यहाँ। महेश जी जरा सवाल ले लीजिए। जी अजय जी का सवाल ले मैं जिसे पूछना चाहता हूँ, 2000 से लेके 2004 तक वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके अलावे आपकी 2014 से अभी तक सरकार थी। आप लोग 2000 से लेकर 2004 में बंद कर देते हैं सब्सिडी को। 2012 में सुप्रीम कोर्ट को एक कहना पड़ा। इसके लिए तो आप भी जिम्मेवार हैं। आप क्यों नहीं इस बात को इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे? सिर्फ एजेंडे से काम नहीं चलेगा। आज के डेट में आपको जो चीज अच्छा हुआ है उन गरीबों के लिए, माइनॉरिटी के लिए सही यदि आप नुमाइंदा करना चाहते हैं, अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना के लिए कभी ट्रिपल तलाक पर, कभी लव जिहाद गलत आंकड़ा पेश कर रहे हैं। 2012 के बाद लगातार आपके पास है आंकड़ा। 2012 में क्या था, कितनी सब्सिडी सरकार की थी, 2013 में क्या कितनी आई, 14 में कितनी आई, आज अब कितनी है? सुन लीजिए पहले। लगातार कम हुई है, लगातार कम हुई है। लगातार कम हो रही है, बात वो नहीं है। अच्छी बात है, आंकड़े कम हो रहे हैं जो है लोगों को तालीम के लिए, लड़कियों की खत्म करके हमने वो पैसा लगातार बीजेपी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हो सरकार में है और लोगों को खर्चा करना है, गलत हो गए। अच्छा करिए ना, धार्मिक कार्य कांग्रेस के देखिए अगर इस तरह से शोर शराबा होता रहेगा तो कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी। देखिए कांग्रेस के नुमानी जी कितना आप लोग, नुमानी साहब, महेश जी देखिए अगर इस तरह से शोर मचता रहा तो बहस नहीं हो पाएगी। चलिए मैं यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। ब्रेक के बाद इसके और भी बहुत सारे पहलू जिस पर हम बात करेंगे। यहाँ रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और हम लगातार बात करेंगे जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने हज सब्सिडी को एक बार में खत्म कर दिया है। यानी कि अब से यानी कि 2018 में भी अगर आप हज पर जाएंगे तो आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। नुमानी साहब, क्या ये बीजेपी ने किया है, सिर्फ इस वजह से मुखालफत की जा रही है? यही अगर शायद कांग्रेस की तरफ से किया जाता तो उतनी मुखालफत उस तरह से इसकी नहीं होती? देखिए हम जो है एक जनता और नागरिक के तौर पे देखें तो हमारे लिए जो है बीजेपी और कांग्रेस में जो है वो फर्क करना गलत है। ये भी जो है संवैधानिक सरकार है, वो भी संवैधानिक सरकार थी, तो ये हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। असल तो जो है जो नीयत और नीति और नियम जो है वो जो है वो सही होना चाहिए। जो है मैं कहता हूं जो सेकुलर सरकार है उसको क्या जरूरत है मजहबी मामले में जो है वो कि वो जो है हमारा हज कराए या नमाज हमें पढ़वाए या मस्जिद बना के दे। तो क्या ये भी डिमांड है क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग यात्राओं के लिए जो हिंदू जाते हैं तीर्थ यात्राओं के लिए उस पर भी सब्सिडी दी जाती है। मैं कहता हूं कोई काम जो है आप किसी के लिए सब्सिडी मत दीजिए, चाहे किसी का भी हो। जिसको जो है यात्रा करना है वो पैसा होगा जाएगा, वरना धर्म ने पाबंद नहीं किया कि तुमको जाना ही जाना है। इसी तरह ज़कात और हज जो है वो निर्धन लोगों पे है ही नहीं। जो सामर्थ्य रखता है वो हज करेगा।
जो साहबे निसाब होगा वो ज़कात देगा, जो साहबे निसाब नहीं है, जो सामर्थ्य नहीं रखता, हज है ही नहीं उसके लिए, गुनहगार नहीं होगा। तो जो आदमी जो है वो जरूरी नहीं है जो चीज जो है, तो आप जो है जनहित में अवामी मफाद में क्यों नहीं खर्च करते? तो एजाज साहब जब इस्लाम ही इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम ये इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके पास इतनी रकम मौजूद है कि आप हज पर जाएं तभी आपके ऊपर हज फर्ज है। यानी कि अगर आपको सब्सिडी मिल रही है अगर हुकूमत की तरफ से तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो आप हज पर ना जाएं, वो उस तरह से आपके ऊपर फर्ज नहीं है। तो आप इस एक तरह से हुकूमत को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हुकूमत को कटघरे में इस वजह से नहीं खड़ा किया जा रहा है कि वो सब्सिडी ले रही है जी, या सब्सिडी दे रही है जी। इस वजह से कि वो हाजियों के साथ जुल्म और जबर कर रही है, जबरदस्ती कर रही है कि आप मेरे ही जरिए से, मेरे ही थ्रू जाना है, एयर इंडिया ही के थ्रू जाना है और आपको इतना रुपया देना होगा। मैं कहता हूं कि आप ऊपर, बल्कि हज के लिए भी जो है ये हज कमेटी जो लिमिट करती है कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर सिर्फ 25,000 या 30,000 ही भेजेंगे और बाकी जितने 1.5 लाख के करीब है वो हज कमेटी भेजेगी। ये क्यों भाई? आप 75 आधा दे दीजिए टूर ऑपरेटरों को, आधा आप भेजिए, या ये बिल्कुल फ्री कर दीजिए कि जिसको प्राइवेट से जाना प्राइवेट से जाए, जिसको हज कमेटी से जाना हज कमेटी से जाए, बिल्कुल आजाद कर दीजिए उस हिसाब। कई टूर ऑपरेटर तो यहां तक का ऑफर कर रहा है कि हम बेहतरीन 5 स्टार में ठहरा करके हम हज कराएंगे सिर्फ 1 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो जाता है एक हाजी के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप 40 दिन ले जाकर के वहां ठहराएं, 10 दिन 12 दिन में आप वापस ले आए, ये एक अच्छा सिलसिला हो सकता है। 40 दिन वहां ठहराएं और उसके लिए जो है आप इतनी बड़ी बड़ी रकम 2.5 लाख 3 लाख रुपए एजाज साहब, क्या क्योंकि आप हज पर जा रहे हैं, वहां पर आप हॉलीडे के लिए नहीं जा रहे हैं, वहां पर आप पहले तो बहुत मुश्किल हुआ करती थी जब हज पर जाया करते थे, अब तो तमाम तरह की सहूलतें मौजूद हैं। ये कहना कि 5 स्टार में ठहराया जाएगा, इस एयरलाइन से जाइए, वो जाइए, तमाम तरह की चीजें जो हैं, अब जो एक पैकेज तैयार किया जा रहा है, खासतौर पर जो टूर ट्रैवल्स कंपनियां हैं वो भी बड़े पैमाने पर हाजियों से इस तरह की रकम ऐंठती हैं इसको लेकर। क्या आप हॉलीडे के लिए नहीं जा रहे हैं, आप हज पर जा रहे हैं? नहीं, देखिए, असल इसमें होते हैं गरीब, मतलब बहुत ज्यादा ज़ईफ लोग होते हैं, ज़ईफ उम्र लोग होते हैं और उनको सहूलत चाहिए करीब जो होटल है उसमें, और जो हरम शरीफ है वहां पर जो करीब जो इतने होटल हैं सबके सब 5 स्टार ही है, और वहां पर तो तकरीबन 80% के होटल 5 स्टार ही है। बाकी जो 3 स्टार 2 स्टार होटल है वो बहुत दूर और फासले पर है। तो ज्यादा ज़ईफ लोग अगर को बहुत दूर ठहराएंगे तो वहां मस्जिद आना जाना ये भी एक मुश्किल काम है। तो इसलिए लोग कोशिश ये करते हैं कि हम करीब से करीब ठहराएं, और पैसे भी उसी तरह से तय होते हैं। ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर होते हैं वो होटल के हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे हज कमेटी वाले तय करते हैं होटल के सिलेक्शन में इतना बड़ा घोटाला होता है, शायद देश में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता होगा, आप लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी वहां जाती नहीं है या उसके नुमाइंदे बहुत कम जाते हैं। ऑडियंस जो फिलहाल नाजरीन जो देख रहे हैं उनको एक तरह से समझाने के लिए कि इस साल अगर कोई हाजी हज पर, अगर कोई मुसलमान हज पर जाता है तो उसके लिए अब किस तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि आप ऑडियंस को, नाजरीन को ये समझाएं कि अब अगर वो हज पर जाएंगे जबकि हुकूमत की तरफ से सब्सिडी उन्हें नहीं मिलेगी तो किस तरह के बदलाव होंगे, क्या एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर पड़ने वाला है और क्या उनके खर्चे में इजाफा होने वाला है। देखिए, इसमें एक्स्ट्रा बर्डन कुछ नहीं पड़ेगा, सिर्फ 25-30 हजार रुपए का फर्क पड़ रहा था, जिसमें ऑलरेडी पहले कट चुके हैं। और इससे पहले 2013 में 1,95,000 का हज था, उसके बाद 14 में जो आया वो फिर उसमें 5-7 हजार और इजाफा किए गए, सब्सिडी कम करते, और हर साल कुछ न कुछ सब्सिडी इंस्टॉलमेंट में कम होता रहा है। इस वक्त 2,35,000 40,000 के आसपास जनरल हज का जो है वो आ चुका है वो। तो अब अगर वो बिल्कुल सब्सिडी खत्म करके भी हज करेंगे तो वो 2.5 से ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, उसके नीचे ही रहेगा, इसलिए कि ऑलरेडी पिछले सालों में भी कुछ ना कुछ पैसे कट चुके हैं। तो 5-10 हजार 15 हजार यही फर्क आएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इसलिए आजमीन को ज्यादा फिक्रमंदी की जरूरत नहीं है। दूसरे इसमें एक और चीज जो खासतौर से बार बार दिखला रहे हैं महिलाओं को लेकर के कि वो महरम के बगैर हज में जाएगी, ये भी इतना बड़ा झूठ है जिसका की मिसाल नहीं मिलती। ऐसा कुछ नहीं है, आप देख रहे पॉलिसी सामने आप दिखाते हैं बार बार, उस पॉलिसी में क्लियर लिखा हुआ है कि जिसका मसलक, जिसका स्कूल ऑफ थॉट इजाजत देता हो वो महिला बगैर महरम के जा सकती है। जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर में 95 का 99% लोग जो है हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं, तो हनफी स्कूल ऑफ थॉट में महरम के बगैर जा ही नहीं सकते। वो 1% या 0 समथिंग लोग हैं केरला की तरफ, उनके यहाँ इस तरह की इजाजत है जो जा सकते हैं। यही वजह है कि 1.25 लाख हाजियों ने जो आज फार्म भरे हैं उसमें मुश्किल से 1000 औरतें भी ऐसी नहीं है जो तनहा जाने का फार्म भरी है, लेकिन उसको ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम औरतों के लिए बहुत बड़ा हमने काम कर दिया है, औरतों के लिए इतना कि आपको महरम की जरूरत नहीं, मर्द की जरूरत नहीं, अकेले वो जा सकती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से पहले था उसी तरीके से अब ये चलता रहेगा। उनके ऊपर छोड़ दिया गया है, अगर वो जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। नहीं, उसका
मसला की शर्त लगा दी है। आप देखिए वो स्क्रीन पर आप दिखा रहे थे अभी, लिखा हुआ क्लियर कि अगर उनका स्कूल ऑफ थॉट यानी वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट से है तो नहीं जा सकती है, अगर वो शाफी स्कूल ऑफ थॉट से है तो जा सकती है, और शाफी स्कूल ऑफ थॉट से हिंदुस्तान में है ही नहीं कोई, तो उसी को प्रोपेगेशन किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा था कि एयर इंडिया को जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन उठाना पड़ रहा है क्योंकि सब्सिडी दी जाती है हाजियों को। अब 49% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है एयर इंडिया को लेकर। क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से एक ही पूरी पिक्चर बनाई गई है इस तरह से दिखाने के लिए कि हम सब्सिडी को खत्म कर रहे हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे तस्वीर कुछ और है? देखिए, अगर एयर इंडिया कहीं संकट में है, एयर इंडिया कहीं नुकसान में है, तो वो क्या हाजियों के पैसे से उसकी पूर्ति करेंगे? धार्मिक पैसे से उसकी पूर्ति करेंगे? उसके लिए दूसरे रास्ते खोजने चाहिए। और इस पे मैं तो नोमानी जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये देश सेकुलर मुल्क है। सरकार को एक स्पष्ट धार्मिक नीति बनानी चाहिए कि हम किसी भी धर्म में धार्मिक कार्यों में सब्सिडी नहीं देंगे और सरकार कोई धार्मिक कार्य नहीं करेगी, ये भी सब बनाना चाहिए। अब एक तरफ तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जाकर अयोध्या में दिए जलाते हैं दिवाली पे, उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उसकी शंकराचार्य खड़ाऊ जो है लेके सिर पे घूम रहे हैं। डीएम वहां सरकारी अधिकारी उन खड़ाऊओं को सिर पे ले लेके घूम रहे हैं। तो सीधे सीधे एक जो धर्मनिरपेक्षता का मजाक उड़ाना है जी। और धर्मनिरपेक्ष जो संविधान है उसका उल्लंघन है। अजय जी, क्या इसको इसी कड़ी में देखा जाए जिस तरह से लगातार चाहे यूपी की जिस तरह से जिक्र किया राजकुमार भाटी साहब ने कि हज हाउस की जो बिल्डिंग थी उसको भगवा कर दिया गया था, फिर आनंद फानन में रात में उसको बदल दिया गया, हालांकि फिर से उसको लेकर आज कार्रवाई की गई है। क्या ये उसी कड़ी में देखा जाए या वाकई में उसको साफ नियत से किए गए एक काम की तरह देखा जाए? सरकार मानसरोवर भवन भी बनवा रही है गाजियाबाद में। किसी भी समाज के सुधार के लिए यदि सरकार मिनिमम इंटरफेरेंस करके काम करती है तो वो श्रेयकर है और प्रशंसनीय है। लेकिन जब सियासत काबू हो और सियासत के लिए सिर्फ आपको सुधार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें चिंताएं कई उभर कर आ जाती हैं। आज मुस्लिम समाज में समस्याएं तो हैं और ये सिर्फ मुस्लिम समाज में नहीं है, हिंदू समाज में भी है। उसकी सुधार की भी जरूरतें हैं आने वाले भविष्य के लिए, देश के विकास के लिए और देश की परिकल्पना में एक नए भारत के निर्माण के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से जब आप उस सारी परिकल्पना में अहम अपना पाल लेते हैं, एक सरकार पाल लेती है और वो सिर्फ सियासत के लिए वो काम करती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। जैसा कि अभी सारे उदाहरण आप दे रहे हैं, सारे उदाहरणों में कहीं ना कहीं ये दिखता है कि सरकार की नीयत और सरकार की नीति में कहीं ना कहीं एक फासला है। वो फासला नहीं होना चाहिए। और किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, सपा और बसपा की सरकार हो, सभी सरकारें यदि राजनीति सिर्फ अपने सियासत के लिए करेंगी तो देश और समाज का विकास नहीं होगा। और संविधान उसके लिए लगातार जो रियल इश्यूज हैं उनको उनसे भटकाने के लिए, उनसे ध्यान भटकाने के लिए दरअसल इस तरह की चीजें की जा रही हैं। जब भी इस तरह के कोई मसले सामने आते हैं, इस तरह के एक इशू को सामने ला दिया जाता है और रियल इश्यूज से भटका दिया जाता है और जो ऑडियंस है वो इसी में, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो इसी में फंसकर रह जाते हैं। दिखाया ये जाता है कि मुसलमानों की कितनी फिक्र है और इसीलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। अगर वाकई में साफ नियति से ये काम किया गया है तो इसका सबको मिलकर वेलकम करना चाहिए। हालांकि ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था और उसी का एक तरह से पालन जो है वो बीजेपी हुकूमत ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में बस इतना ही।